फिजिकल चांदी की डिमांड बढ़ गई क्योंकि लोग लेने लग गए, अपने अपने पास रखने लग गए। मतलब उनको लगा लेके रख लो। हालांकि चांदी को रखना थोड़ा इनकन्वीनियंट है। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने कुछ समय पहले 10 किलो चांदी ले ली। अब उन्होंने क्या हुआ, घर बदला। अब घर बदला, वो 10 जब सामान उठवा रहे थे कमरे से, तो 10 किलो चांदी भी एक थैले में पड़ी थी। अब वो जब उठाया तो वो नेचुरली उठाना उसको आसान काम नहीं, और क्योंकि चांदी जगह ज्यादा नहीं करती। आप 10 किलो का अगर सोफा उठाएंगे तो आसानी से उठा लेंगे, पर एक थैला उठाएंगे ना 10 किलो का तो मुश्किल होगी। तो चांदी का स्टोरेज थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो डिलीवरी ली लोगों ने, कॉन्ट्रैक्ट्स की जगह डिलीवरी ले ली, प्लस उसका इंडस्ट्रियल यूज बढ़ा। तो कुल मिला के अब सवाल ये उठता है कि आगे भी ऐसा रहेगा। मुझे लगता है आपका सवाल यहीं से निकल के आ रहा है कि आगे भी। तो मुझे ऐसा कोई कारण नहीं नजर आ रहा विशाल जो कि सोने चांदी को इस समय नीचे ले जाए। सिर्फ एक कारण हो सकता है, अगर सेंट्रल बैंक्स किसी कारण से बेचें, पर अभी वो किसी कारण में वो कारण मुझे नजर आ नहीं रहा है कि सेंट्रल बैंक्स क्यों बेचेंगे। तो मुझे लग रहा है अंडरटोन दोनों मेटल्स की, सोने चांदी की, बुलिश है और बुलिश बनी रहेगी। ये हो सकता है कभी इनकी चाल थोड़ी धीमी हो जाए, कभी एकदम से तेज भागे। ये भी हो सकता है कि बीच बीच में थोड़ी सी करेक्शंस आए, उसको हम प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। क्योंकि जब कोई भी चीज भागती है तो कुछ ट्रेडर्स वहां पर फंसे होते हैं या कुछ इन्वेस्टर्स उस वेट कर रहे होते हैं, उनके टारगेट प्राइस बोलते हैं उसको। अब उनकी टारगेट प्राइस आ गई, आपने मान लीजिए टारगेट प्राइस सोने की 1,35,000 अपना सेट कर रखा है, 1,35 आएगा तो मैं बेच दूंगा। अब आई तो वो लोग फिर बेचते हैं। शेयर मार्केट में भी ऐसे ही होता है, जो बेचते हैं तो आपको फिर एकदम बिकवाली से करेक्शन आती दिखती है। वो ऐसा लगता है सोना धड़ाम, एकदम। सोशल मीडिया तो ऐसा है, मुझे लगता है कि थंबनेल्स लोग बनाते हैं और कुछ लोग तो क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं, बनाने से पहले सोचते भी नहीं है कि वो क्या बना। सोना धड़ाम, क्या सोना आएगा 50,000, ये लीजिए। वो किसी की शक्ल डाल देंगे, वो साहब बैठे हुए हैं वहां पर, वो ऐसे दिखा रहे हैं ऊपर गोल्ड बार। तो आप अगर फंडामेंटल्स में जाएंगे तो आपको इस तरीके के जो बेट्स, इसको हम बेट कहते हैं, क्लिक बेट, तो इस तरीके के बेट्स की तरफ खिंचाव आपका नहीं होगा, क्योंकि आप फंडामेंटल्स को पूरी तरह से समझेंगे। तो सिर्फ सेंट्रल बैंक्स पे नजर रखिए, अगर सेंट्रल बैंक ने बेचा तो नीचे जाएगा, वरना इसमें सिर्फ पीरियोडिक करेक्शंस आएंगे, जिसको हम प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं, और ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। मुझे 2026 में कहीं भी सोने चांदी में नीचे, क्योंकि ट्रम्प साहब बने हुए हैं, बरकरार हैं अपनी जगह, अनिश्चितता बनी हुई है, अनिश्चितता बनी हुई है, अस्थिरता। जो इनके मित्र हैं, सोने चांदी के मित्र हैं, अनिश्चितता, अस्थिरता, डिस्टर्बेंस ऑफ पीस, अशांति, जो मर्जी आप कह लीजिए। क्या करें, इनके मित्र ही ऐसे हैं। तो कुछ लोग अच्छे अच्छे मित्र बनाते हैं, सोने चांदी के मित्र ऐसे हैं। अब हैं तो हैं, हम क्या कर सकते हैं। जब तक ये मित्र बने रहेंगे, मुझे लगता है सोना चांदी चढ़। अब बात मैं चांदी की करता हूं, क्योंकि चांदी को उस तरीके से सेंट्रल बैंक्स खरीदते नहीं है, लेकिन आपने ही बताया चांदी की डिमांड खासतौर से ईवी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में इतनी तेजी के साथ बढ़ी है कि चांदी जो है अब नेक्स्ट गोल्ड कहा जाने लगा है, नेक्स्ट जनरेशन मेटल कहा जाने लगा है। और इतनी तेजी से चांदी बढ़ रही है कि आप उसे भाई बहन कहते थे, अब चांदी ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़ा भाई हो गया है जी। इतनी तेजी से 1 लाख रुपए 2025 के साल में 1 किलो चांदी का दाम बढ़ गया है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि साहब चांदी, सोना रिकॉर्ड तोड़े ना तोड़े, चांदी तो अगले 2-3 साल में सारा रिकॉर्ड तोड़ देगी। बिल्कुल ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से उसकी कंजम्पशन हो रही है, 9 मिनट में जितनी चांदी निकाली जाती है, 6 मिनट में वो कंज्यूम भी हो जाती है। वो जो मैंने आपको शॉर्टेज बताई ना, 25,000 और 35,000 टन, डिमांड 35,000, बिल्कुल आ रही है 25,000, वो इस 9 मिनट और 6 मिनट के साथ भी मैच करती है। आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो, क्योंकि चांदी की शॉर्टेज है, जब तक चांदी का कोई ऑल्टरनेट मेटल ना निकाल लिया जाए विशाल, कोई ऐसी धातु ना निकाल ली जाए जो इंडस्ट्री चांदी यूज कर सके, चांदी को सब्स्टिट्यूट कर सके। मुझे ऐसा पता चला है कि कुछ ईवी कंपनीज चाइना में इस पर काम कर रही हैं, क्योंकि चांदी की शॉर्टेज महसूस होती है बार बार। कभी कभी उनके पास भंडार हो जाता है, कभी कभी फिर वेट करना पड़ता है। तो कुछ काम चल रहा है कि इसका कोई ऑल्टरनेट निकाला जाना चाहिए, क्योंकि चांदी जो काम करती है, अभी तक कोई धातु उसके बराबर नहीं आ पाई। और जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, अब सोने चांदी को उसमें लाया जा रहा है। रेयर अर्थ मिनरल्स तो आराम से मिलते नहीं हैं, और मैं तो बाकी मेटल्स को भी लेता हूं। आप उदाहरण के तौर पर आप कॉपर ले लीजिए। अब कॉपर जो है, कॉपर पीछे 900 रुपए पे मैंने किसी को रेकमेंड किया था, अपने दोस्त को कहा था यार ले लो, और वो 1,000 कुछ हो गया। अब दिक्कत यह है कि वो 1 किलो की बात होती है। अब आप कितना कॉपर में निवेश कर लेंगे। अब देखिए, या तो आप उसमें जाइए, एमसीएक्स में जाइए, वो तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अगर आप फिजिकल डिलीवरी ले रहे हैं तो कितनी लेंगे आप? 5 लाख इन्वेस्ट करना है तो आपको कम से कम 5 क्विंटल कॉपर लेना पड़ेगा। कहाँ रखेंगे आप उसको? और ट्रांसपोर्ट कैसे करें? पता लगे ट्रक आ रहा है लेने के लिए और फिर बेचने के लिए, तो वो फिजिकली इनकन्वीनियंट है। तो इसलिए, और अभी ईटीएफ्स कॉपर में इतने कोई दिखाई नहीं देते हैं। ईटीएफ
गोल्ड और सिल्वर के दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन आपके पास अगर कॉपर में निवेश करना है तो एक ही रह जाता है कि आप एमसीएक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके उसको रोल ओवर करते जाइए, करते रहिए, 1 साल तक आप रोल ओवर करते रहिए। वो एक तरीका होता है क्योंकि आपका डीमैट अकाउंट में वो पड़ा रहता है, पर वो स्पेकुलेटिव कॉन्ट्रैक्ट ही है, वो रोल ओवर करके जाता है। तो मुझे प्रेशियस मेटल्स में सब में ही तेजी नजर आ रही है, खाली चांदी नहीं, मुझे कॉपर का भी बहुत फ्यूचर ब्राइट नजर आता है, क्योंकि कॉपर का जिस प्रकार से इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, और कॉपर को, क्योंकि मेटल्स का क्या है विशाल, के मेटल्स धरती से निकलते हैं और लिमिटेड सप्लाई में, जो चीज लिमिटेड सप्लाई में होगी और उसकी और सिचुएशन क्राइसिस वाली होगी तो लोग उसको इकट्ठा करेंगे। और डॉलर, एक और अमेरिका में गलती क्या हो रही है कि अमेरिका डॉलर छाप बहुत रहा है, और कोविड में उन्होंने छापे, उसको हम हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं, कोविड में छाप के $1500 हर एक के अकाउंट में डाल ये कर, उसकी वजह से महंगाई से वो इतनी जूझते रहे। बहुत सारे लोग में से पूछते हैं जो लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते विशाल, कि भाई देश गरीब कैसे हो सकता है, आप रिजर्व बैंक आपके पास है, प्रिंटिंग प्रेस आपके पास, छाप दीजिए ना, आप छाप के लोगों को बांट दीजिए, हर किसी को दे दीजिए 10-10 लाख रुपए छाप के। तो आप इकोनॉमिक्स आ जाती है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत सारा पैसा हो जाएगा और सामान तो उतना ही है, तो महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि हमारी करेंसी की वैल्यू खत्म हो जाएगी। और दुनिया के कई देशों में ये हुआ है कि आप रिक्शा में भर के, जिम्बाब्वे एक देश है, वहां रिक्शा में भर के, मुझे याद है मेरे एक मित्र थे वहां से आए थे, कहते रिक्शा में भर के हम करेंसी ले जाते थे और एक ब्रेड लेकर आते थे। तो ये, और अमेरिका डॉलर छाप रहा है, और मुझे लग रहा है अमेरिका का डॉलर छापना, या तो वहां कोई उनको इकोनॉमिस्ट एडवाइस नहीं कर रहे हैं, मुझे कभी ट्रम्प साहब किसी की सुनते नहीं है, नहीं सुनते नहीं है, पर मुझे ये भी हैरानी होती है विशाल, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन में माना मैंने बिजनेस और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई में थोड़ा फर्क है, अलग अलग है, आप कोई एमबीए हो और कोई इकोनॉमिस्ट हो, थोड़ा थोड़ा फर्क है। इत्तेफाक से मैंने दोनों किए हुए हैं, तो मैं फर्क को भी जानता हूं और दोनों को भी जानता हूं। तो ट्रम्प, जो भी बिजनेसमैन होगा उसको बेसिक इकोनॉमिक्स पता होती है, क्योंकि 2 और 2 4 तो बिजनेसमैन करना जानता है। पता नहीं वो कैसे सोचते हैं, क्योंकि कैसे निर्णय करते हैं। 2 ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स आज से भारत में, भारतीय कॉमर्स मिनिस्ट्री में राजेश अग्रवाल साहब और भी लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत करनी है, उससे 1 रात पहले वो बयान देते हैं कि साहब मैं तो चावल की वजह से आपको टैरिफ लगा दूंगा। तो मैं कल किसी चैनल पे था, मैंने कहा आप बातचीत करने के लिए एक कंजीनियलिटी का माहौल बनाना पड़ता है, सौहार्द जिसको कहते हैं, उसका माहौल बनाई तब बातचीत होगी। पहले ही आप धमकी से शुरू कर दीजिए तो कहेंगे यार तुम्हारे तो साहब जो ऐसी बात करते हैं, हमारे चावल पर टैरिफ लगाते हैं। बताइए, बासमती हमारा खुशबू वाला बासमती, इतना बढ़िया बासमती जिसको स्वाद आता है, वो अमेरिका का फोका बासमती, फोका बासमती भी नहीं, फोका चावल है ना, उसमें कोई स्वाद है, मैंने खाया हुआ है वहां पर, देखने में बड़ा सुंदर होते हैं, सफेद सफेद दाने, बिल्कुल टेस्टलेस होते हैं, और वो नहीं बिक रहे हमारे बढ़िया चावल के सामने, आप कहते हैं मैं टैरिफ लगा दूंगा उस पर। तो मुझे लगता है कि बेसिक इकोनॉमिक्स कहीं अमेरिकन इकोनॉमी को इस समय ड्राइव नहीं कर रही है। और मेरा तो ये भी नहीं मन करता, कई बार आप सपने देख लेते ना कि मैं जाके उनको एडवाइस करूं, मेरा ये भी नहीं मन करता है कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी भी दे तो शायद मैं ना जाऊं वहां पर, कि भाई आप जाके उनको सलाह दीजिए। कम से कम बेसिक इकोनॉमिक्स तो आप सीख सकते हैं या आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से अगर चला जाएगा तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और दुर्भाग्य से उसका रिपलिंग इफेक्ट, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट दुनिया भर में महसूस होगा। तो सोने और चांदी पर हम बातचीत से आगे बढ़े, इससे पहले अब मैं चाहता हूं कि आप 2026 के लिए, मैं जानता हूं ज्यादा प्रेडिक्शन देने में विश्वास नहीं करते हैं, आप कहते हैं कि जिस तरीके से फैक्टर्स इस वक्त प्ले आउट कर रहे हैं उसी के बेसिस पर बात की जानी चाहिए। 2026 के लिए सोने और चांदी का कोई रेट को लेकर प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि ये किस दिशा में जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आपने जो रिकॉर्ड आज तक कभी देखे नहीं वो सब टूटेंगे। देखिए, वैसे तो रेट प्रेडिक्शन करना ज्योतिषियों का काम है, ये एस्ट्रोलॉजर्स का काम है कि सोना 3 लाख हो जाएगा या 2 लाख हो जाएगा, चांदी 3 लाख हो जाएगी, 5 लाख हो जाएगी। तो मैं इसमें वाकई में बिलीव नहीं करता कि मैं कोई रेट पे, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अंडरटोन बुलिश है। देखिए, मैं एक निवेशक को, हालांकि आपको ये सलाह देते हैं कि अपने सलाहकार से पूछकर निवेश करें, हम यहाँ कोई निवेश की सलाह देने नहीं बैठे, हम एक एनालिसिस कर रहे हैं, हम एक विश्लेषण कर रहे हैं, हम एक आकलन कर रहे हैं कि सिचुएशन कैसी रहेगी। अंडरटोन बुलिश है, और मुझे नजर आता है कि सोना चांदी आपको बाकी के सारे एसेट क्लासेस से ज्यादा रिटर्न दे सकता है। वो रिटर्न 15% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि न्यूज फ्लो कैसे रहती है। तो मुझे लगता है जो भी व्यक्ति सोने चांदी की कीमत प्रेडिक्ट कर रहा है वो थोड़ी सी गलती इसलिए कर रहा है, मैं उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा, क्योंकि आप तो खुद जर्नलिस्ट हैं। आप बताइए कि आप अगले घंटे में क्या खबर आएगी, आप मुझे पहले बता दीजिए कि अगले घंटे में क्या खबर आएगी। आप नहीं फोरकास्ट कर सकते, न्यूज को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अब मुझे 10 साल
मीडिया से एज एन एक्सपर्ट जुड़े हुए हो गए। जितना मैंने जाना कि इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, चांदनी चौक और करोल बाग में दिल्ली में कहावत है कि ग्राहक और मौत का कुछ नहीं पता होता कब आ जाए। आपने सुनी होगी ग्राहक, दो चीजों का नहीं पता कब आए। मैंने ना उसमें थर्ड डायमेंशन ऐड करी है, ग्राहक, मौत और न्यूज का कुछ नहीं पता कब क्या आ जाए। तो जो चीज न्यूज पर आधारित है और हमें पता ही नहीं क्या न्यूज आनी है, तो मैं कैसे कह दूं कि 2 लाख हो जाएगा, 2.5 लाख हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। हाँ, ये जरूर कह सकता हूं कि फैक्टर सारे फेवरेबल बने हुए हैं। उनके जो सोने चांदी के मित्र हैं, वो मित्र उनके इर्द गिर्द हैं, उनके साथ जमे हुए हैं। ये अभी बुलिश है, ये ऊपर जाएगा, इसको नीचे अभी लाने का कोई कारण नहीं बन रहा है। तो 1.5 लाख, 2 लाख, इट कैन बी एनीथिंग। मोर इंपॉर्टेंट इज कि आपके निवेश पर रिटर्न आएगा, ऐसा नजर आ रहा है। अब प्रश्न ये है कि जिन्हें इन्वेस्टमेंट करना है, एक तो वो है जिसके पास पैसा है बढ़िया, अच्छा खासा लमसम अमाउंट वो बड़ा लेकर बैठा हुआ है, और दूसरा है जिसके पास नौकरी है, बिजनेस है, थोड़ा खर्च हो जाता है, थोड़ा सा पैसा वो बचा लेता है। दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या होना चाहिए? धीरे धीरे करके, SIP के जरिए, या फिर अगर किसी के पास पैसा है और वो ये सोच रहा है कि मैं अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता, बड़ी तेजी से दाम बढ़ रहे हैं, क्या आज ही खूब सारा खरीद के रख लूं? देखिए, आज हम पॉडकास्ट में हैं, आज हम ऑनलाइन नहीं जुड़े हुए हैं, तो आज आपको मैं सेविंग करने का पहले तो तरीका बता देता हूं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। सेविंग आप किसको मानते हैं? या आज आपसे सवाल करता हूं, आप सेविंग किसको कहते हैं? पैसे को बचाना, जो पैसा आपका खर्च हुआ उसके बाद आप कुछ सेव करना चाहते हैं। बस यहीं से मेरी और आपकी, या मेरी और लोगों की डेफिनेशन में फर्क है। मेरी जो डेफिनेशन है सेविंग्स की, कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है, तो आपकी सैलरी 80,000 रुपए महीना है। जैसे ही सैलरी आए या कमाई आए, एक दूसरा बैंक अकाउंट खुलवाइए, उसमें आते ही 20% चाकू से काट के अलग कर दीजिए, आंख बंद करके। मान लीजिए आप 80% कमाते हैं, गुजारा करिए 80% में, अगर आप वाकई में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। पर 99.9% लोग सेविंग्स वही मानते हैं जो आप कहते हैं। तो खर्च करने के बाद जो बच जाए वो सेविंग्स है। अबल तो बचता बहुत कम है। आजकल हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे खर्च फिर भी कम निकले। तो इसलिए आप जो बचेगा बहुत कम बचेगा। पहले सेविंग्स को खर्च मान के चलिए, ये प्रिंसिपल होना चाहिए। खैर, ये थोड़ा सेविंग करने का तरीका, और 20% ये होना चाहिए। बाय द वे, अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो 20,000 निकाल दीजिए, 80,000 से गुजारा करिए। लोग कमेंट करेंगे, भैया यहाँ पहले ही सैलरी इतनी नहीं होती, ये और हमारी सैलरी को कम करवा रहा है। आपके फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूं। आप वाकई में वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे अगर आप ऐसा करते हैं। माया को माया मिले, कर कर लंबे हाथ। पैसा होगा तो अमीर बनेंगे, पैसा नहीं होगा तो अमीर नहीं बनेंगे। जो भी अमीर बना है, पैसे को इकट्ठे, उसी के पैसे ने पैसे को खींचा है। हाँ, लॉटरी निकल आए, वसीयत में मिल जाए तो अलग बात है, पर वो उनकी गिनती बहुत डेसिमल्स में होती है, तो उनको मैं नहीं गिनता हूं। अब आया कि आगे किसमें पैसा बनेगा। तो मेरा ये मानना है कि 2026 में जो अमेरिका में हरकतें हो रही हैं और जो इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जा रहे हैं, तो रिसेशन दस्तक दे रहा है 2026 में। अगर रिसेशन दस्तक देता है विशाल, तो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ता है। फिर तो मैं ये भी नहीं कहूंगा, ये कहने के बाद भी, कि सोना चांदी बाकी एसेट से बेटर रिटर्न देगा, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि सारा पैसा सोना चांदी में लगाएं। मल्टी एसेट एलोकेशन इज द मैजिक वर्ड। मल्टी एसेट एलोकेशन में मैं 5 एसेट्स का नाम लेता हूं, जिसमें आपको फैला के पैसा रखना है। भले ही उसमें एक फिक्स डिपॉजिट भी है, जो कि अब जिसको मैं आलसी इन्वेस्टमेंट मानता हूं, महा आलसी। कुछ नहीं हुआ तो उठा के बैंक में RM को फोन किया, लो भाई मेरी FD कर दो, जो कि आपको टैक्स काट कूट के मुश्किल से 4-4.5% रिटर्न देगी। रेपो रेट और गिर चुका है, देखते जाइए, आपको इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब रिटर्न वो देखने का मन ही नहीं, सेविंग्स अकाउंट और FD में ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। तो फिर भी 20% FD में, शुरुआत में FD से कर रहा हूं, क्योंकि आपको लिक्विडिटी भी चाहिए। आपको ऐसा पैसा चाहिए जो आपको ऑन कॉल हो, जरूरत पड़ने पर तुरंत काम जी। 20% म्यूचुअल फंड्स में, 20% किसी एक्सपर्ट से सलाह लेके, म्यूचुअल फंड भी एक्सपर्ट से सलाह लेके स्टॉक मार्केट में, और वो कंपनी ट्रस्ट को देती है, ट्रस्ट आगे ट्रस्टीज को बांट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ऑडिट इनका होता है, सरकार के नियंत्रण में रहती है। जो रीट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, वो ऑफिसेस वगैरह में, कुछ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में खरीदती है। और जो इन्वेट है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में। और निवेश कैसे करेंगे इसमें?
बिल्कुल, जैसे आप ऑनलाइन जाइए, रीट इन्वेट डालिए, आपको ऑप्शंस मिलेंगे। नहीं, एम्बेसी पार्क है, सबसे फेमस एम्बेसी पार्क है जो चल रहा है, उसमें आप छोटा पैसा भी, यानी कहने का मेरा मतलब ये था कि जो ये सोचता है कि मेरे पैसे से कौन सी भैया बिल्डिंग आ जाएगी, कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट उसमें? अरे 5-10 हजार, कुछ भी, जैसे म्यूचुअल फंड्स में करते हैं। अच्छा, बिल्कुल, आप छोटा पैसा बिल्कुल उसमें लगाइए, बिल्कुल किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 जगह जब आप स्प्रेड कर देंगे तो आपने क्या किया कि अगर ये रिसेशन आता है तो आपने अपना रिस्क स्प्रेड कर दिया। एक दो चीज कम हुई, एक दो चीज बढ़ी, एक दो चीज ने मॉडरेट दिया। और विशाल, मैं अब व्यक्तिगत रूप से एक बड़ी बात बोलना चाहता हूं। मैं इस बात पर ट्रोल होना स्वीकार करूंगा कि शरद कोहली ने यह बताया और हमें रिटर्न, बाकी किसी ने बताया 20% आया, शरद कोहली ने बताया हमारे पोर्टफोलियो पे ओवरऑल 5 में कुल 12% रिटर्न आया। मुझे यह ट्रोलिंग स्वीकार है, पर यह ट्रोलिंग स्वीकार नहीं है कि शरद कोहली ने बताया और हमारा पैसा डूब गया। ये कतई स्वीकार नहीं है। मैं किसी के खून पसीने की कमाई को मैं कम रिटर्न देना एडवाइस करूंगा, पर कभी भी ये नहीं करूंगा आप ऐसा कुछ कर दें जिससे आपका पैसा, जो भले ही वो करने से शायद आपका पैसा डबल भी हो जाता, पर मैं नहीं चाहता आप डबल करें, क्योंकि मैं ये भी नहीं चाहता हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। आपको पता होगा सेबी ने एक जो फिनफ्लुएंसर्स हैं ना, बिल्कुल, उनके लिए परवाह करके एक नई एजेंसी बनाई है जिसको हम रिस्क रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी कहते हैं। पास्ट एनालिसिस करके रिस्क रिटर्न, परवाह उसका नाम ही परवाह रखा है। हम आपकी परवाह करते हैं, हम केयर करते हैं कि आपका पैसा नुकसान ना हो। तो इसलिए रिसेशन के टाइम में 20-20-20-20-20 5 जगह आप डिवाइड करिए, 5 जगह डिवाइड करके आराम से और थोड़ा थोड़ा करके लगाइए। जो आपने बात करी, सिप करके लगाइए। चाय का प्याला भी गर्म हो तो मुंह जला देता है, सिप करके पीना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके आप लगाते जाएं, और रिसेशन अगर नहीं आता है तो फिर स्ट्रैटेजी फर्क होगी, पर वो मैं अभी नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा तो कुछ लोगों को क्या होता है विशाल, ये मालूम नहीं पड़ पाएगा कि रिसेशन ग्लोबल लेवल पे आ गया है कि नहीं। हमें तो 20 किलोमीटर दूर भी होगा तो भी पता लग जाएगा, पर आम आदमी ये नहीं पता लगा पाता है। तो इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि आप अदर देन रिसेशन स्ट्रैटेजी से लगाएं, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी अदरवाइज भी, इन्वेस्टमेंट में कहावत होती है, नेवर पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। तो वैसे भी ये स्ट्रैटेजी बुरी नहीं है, पर रिसेशन के टाइम पे तो यही स्ट्रैटेजी चलती है। इसको हम मल्टी एसेट एलोकेशन कहते हैं। आपको पता होगा म्यूचुअल फंड में कुछ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स होते हैं, बिल्कुल, जो अलग अलग सेक्टर्स में लगाते हैं, पर ये स्ट्रैटेजी एसेट ही अलग अलग कर रही है। तो ये सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी है। इसमें आपको मॉडरेट टू गुड रिटर्न आएगा, वेरी हाई रिटर्न नहीं आएगा, क्योंकि हमने सोने चांदी में सिर्फ 20% रखा है। मजे की बात है, मैं बार बार बोले जा रहा हूं कि सोने चांदी बेस्ट रिटर्न देगा, फिर भी मैं 20% उसको रख रहा हूं, क्योंकि मान लीजिए मजेदार बात हुई कल, मेरे साथ एक एक्सपर्ट बैठे थे माइनिंग के, उन्होंने मुझे बताया, और आपको इस बात से पता लगेगा मैं 20%, उन्होंने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, हालांकि ये होगा नहीं। उन्होंने बताया कि एलन मस्क साहब स्पेस में गोल्ड माइनिंग का सोच रहे हैं। उनको पता है कि कुछ नक्षत्र और कुछ जो ऊपर तारे घूमते हैं वो सोने के हैं, वो चाह रहे हैं वहां पहुंच के मैं उसका एक टुकड़ा तोड़ लाऊं, यहां पर सप्लाई बढ़ जाएगी। काल्पनिक बात लगती है, पर बात तो है। किसी ने मुझे ये कहा, माइनिंग एक्सपर्ट थे, कि समुद्र के नीचे लाखों टन सोना पड़ा है, क्योंकि जब गिरा तो 2/3 तो धरती पे पानी है, तो आकाश से जब गिरा तो पूरी धरती पे गिरा ना, ये छांट के तो नहीं गिरा ना कि मैं धरती पे गिरूं या उस पे गिरूं, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा समंदर के अंदर हो सकता है। तो समंदर के अंदर निकालना कठिन है, बहुत मुश्किल, ढूंढना मुश्किल है, और बहुत एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी टेक्निक विकसित करी जा रही है जिससे सोने को पानी के अंदर से निकाला जा सके। मान लीजिए कोई टेक्निक आ जाती है, ऑल ऑफ ए सडन पता लगा सोने की 5 लाख टन की सप्लाई आ गई, नई खान मिल गई है, खान मिल गई, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मल्टी एसेट आंख पट्टी बांध के कभी भी कोई सलाह नहीं देनी चाहिए।